दोस्तों भारत की विदेश नीति को आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक बहुत बढ़िया से फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले फाउंडेशन हम लोगों ने रखी थी, हम लोगों का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेहरू जी की अध्यक्षता में शुरू हुआ था, जहां पर हम लोग किसी भी एक ग्रुप की तरफ नहीं जा रहे थे, हम लोग इंडिपेंडेंट विदेश नीति को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद में कोल्ड वॉर का एरा आया, जहां पर दो शीत युद्ध चल रहे थे, हम लोग वहां पर भी इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे थे। हमारा पूरा का पूरा जो फोकस था वो इंडिपेंडेंट विदेश नीति पर रहा। उसके बाद में हम लोगों ने यूएस ने लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन हम लोग अपना वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पक्ष नहीं ले रहे थे। हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। हम लोगों ने यूएन की जो रेजोल्यूशन अगेंस्ट सोवियत इंटीग्रेशन है उस पर भी यहाँ पर उसको भी अपोज करने का काम किया। इंडिया चाइना के साथ में, इंडिया का चाइना के साथ में भी रिलेशन लगातार पहले बेहतर हुआ था पंचशील समझौते के माध्यम से 1964 में, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई और बाकी सारी चीजें चल रही थी। दूसरी तरफ 1962 में भारत और चाइना का युद्ध ही हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक तरह से सेटबैक रहा था हमारी फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद पोस्ट नेहरू पीरियड आया, जब शास्त्री जी वहां पर रोल में आते हैं। शास्त्री जी जब आते हैं तो वहां पर साउथ एशियन जो एक तरह से इंडो पाक वार देखने को मिला, पहली चीज ताशकंद समझौता देखने को मिला, दूसरी चीज, और चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, जिसकी वजह से भारत को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी देखने को मिल गई थी। उस समय हमारा जो इनसिक्योरिटीज थी वो हाई थी। उसके बाद आगे बढ़े तो इसके बाद आया इंदिरा गांधी का एरा, और इंदिरा गांधी का जब एरा आया तो बांग्लादेश की आजादी को याद किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट को याद किया जाता है जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। इसके अलावा जो सोवियत संघ के साथ में हमारी फ्रेंडशिप थी उसको भी याद किया जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतनी बड़ी सेना का आत्मसमर्पण करवा दिया था। 93,000 सैनिकों ने एक साथ जो है वो सरेंडर कर दिया था। आज तक इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में वो सारी चीजें हुई थी। राजीव गांधी के समय कैसे चला था, तो यहाँ पर देखिए जो बेसिकली श्रीलंका में हम लोगों ने शांति फोर्सेस जो पीस कीपिंग मिशंस भेजे थे, जो हमारे लिए निगेटिव हो गया था, और हमें अपने प्रधानमंत्री को भी खोना पड़ गया था, लिट्टे जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ब्लास्ट और बाकी सारी कहानी आपको पता है, ठीक है। इकोनॉमिक उसके बाद में रिफॉर्म्स और न्यूक्लियर पॉलिसीज देखने को नरसिम्हा राव की सरकार में देखने को मिले, जहां पर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जहां पर नरसिम्हा राव ने यहाँ पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की। वाजपेयी गवर्नमेंट आई, फिर से न्यूक्लियर टेस्ट देखने को मिले। पोखरण और बाकी सारी चीजों की वजह से हम लोग भी एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाने लगे, और उसके बाद में फिर हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर की तरफ स्विच हुए। लुक ईस्ट पॉलिसी हमारा नरसिम्हा राव की सरकार में आया था 1991 में, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारा अभी 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के समय पर आया है, ये देखने को मिला है। अटल बिहारी सरकार की वजह के समय पर हम लोगों ने कारगिल वॉर भी जीता था, लड़ा था, है ना, और फॉरेन पॉलिसीज हमारी इस वजह से अलग अलग प्रकार से परिवर्तित होती हुई चली आई है। अभी वर्तमान में क्या है, हम लोग यहाँ पर लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। हम लोग यूएस, रसिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन सबसे संबंध बना करके रखते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड को हम लोग यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। यूएनएससी और बाकी सारी चीजों पर सुधारों की हम लोग मांग भी करते हैं। तो हम लोग वर्ल्ड को लीड करते हैं कई सारे आयामों पर, और हम लोग विश्व गुरु की अपनी भूमिका को पूरी तरह से संदर्भित करने और इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये सारी किताबें जो है वो, ये सारी जो बातें हैं वो किताबी बातें थी। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली हमारी जो विदेश नीति है वो किस तरीके से काम कर रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और